शमीम काम करने आती तो सारे वक्त कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती। वो बर्तन मांजते वक्त गाती, पोतड़े धोते वक्त गाती, मकान में सफाई करते वक्त गाती, हत्ता कि एक जगह से दूसरी जगह कुर्सी रखते वक्त भी गाती। उसे आप कितना ही ज्यादा काम सुपुर्द कर दें, क्या मजाल कि वो चेहरे से नागवारी जाहिर होने दे, लेकिन अगर आप उसे गाने से बाज रखेंगे तो वो काम जरूर करती रहेगी। लेकिन इस तरह बेजान सी नजर आएगी गोया उसके जिस्म से रूह अलहदा कर ली गई हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उससे कोई काम कहा गया हो और उसने इनकार कर दिया हो। चूहा मर जाए और उससे उसे फेंकने को कहा जाए तो वो बखुशी फेंक देगी। कैसे ही सवाल का जवाब देना हो, उसकी शीरी जबान से पहला लफ्ज़ जी निकलता। लेकिन जब उसका 2 साला लड़का नज़ीर उसके हमरा होता और नज़ीर की दिलजोई न की जाती तो शमीम मुंह से कुछ न कहती, मगर गमगीन और दिल बर्दाश्ता हो जाती। गाना खुद ब खुद बंद हो जाता। बाज़ आदमी अपना काम दिलचस्प बनाने के लिए अक्सर गाते हैं। इसी तरह शमीम भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता मगर दिलकश आवाज़ में गाती थी। सेठ उस्मान की पहली बीवी का इंतकाल हो गया था। शमीम उनकी मुलाजमा थी। घर का तमाम कामकाज शमीम को करना पड़ता। वो जवान और खूबसूरत थी। सेठ उस्मान ने उसके साथ दिल लगी और खुशफेलियों का आगाज़ किया, मगर अभी बात ज़्यादा न बढ़ने पाई थी कि नई सेठानी आ गई। नई सेठानी भी 2 साला लड़का छोड़कर मर गई। शमीम बदस्तूर मुलाजमत करती रही। वो 24 घंटे काम करती, छुट्टी के रोज़ ज़्यादा काम करती। उसे काम में दिलचस्पी लेने की आदत हो गई थी। उन्हीं दिनों उसका शौहर चल बसा और 2 साला लड़का नज़ीर यतीम हो गया, मगर शमीम की वज़ादारी में फ़र्क न आया। नज़ीर एक नौकरानी का लड़का था। सेठ उस्मान को यह बात पसंद नहीं थी कि वो उनके लड़के के साथ खेले, अगर जब शमीम भी तन्हा थी और वो खुद भी तन्हा थे और उन्हें खुद बड़े लड़कों की तरह खेलने में एतराज़ नहीं था। हुक्काम कानून सिर्फ रियाया के लिए बनाते हैं और अपने लिए रास्ता खुला रखते हैं। इसी तरह बड़े आदमी छोटे आदमियों के लिए कानून बनाते हैं और ख़ुद को मुस्तस्ना ख्याल करते हैं। औरत को मर्द की ज़रूरत पड़ती है तो वो दिल फरेब अदाओं से मर्द को लुभा सकती है। मर्द को औरत की ज़रूरत महसूस होती है तो वो अपनी फयाजी का सबूत दे सकता है। लिहाजा सेठ के इस एतराज़ में रफ्ता रफ्ता कमी आने लगी कि उनका लड़का नज़ीर के साथ न खेले। कमी आते आते एतराज़ ही जाता रहा। इनायात की बारिश होने लगी। शमीम, ले ये नज़ीर को दे दे। होते होते सेठ साहब बिल्कुल रेशा ख़त्मी हो गए। तरह तरह मोहब्बत की पेंग बढ़ाने लगे। उन्हें यह मालूम था कि शमीम हमेशा गाती है, मगर वो देख रहे थे कि आजकल ज़्यादा गाने लगी है। उन्होंने गौर किया तो पता चला कि शमीम का गाना या तो नज़ीर के लिए है या वो अपनी खातिर गाती है। ये कैफियत समझने के बावजूद उन्होंने हिम्मत न हारी। एक दिन शमीम से कहने लगे, शमीम, अब मैं क्या करूं? जिससे शादी करता हूं वो मर जाती है। शमीम कोई जवाब दिए बगैर खड़ी हंसती रही। सेठ साहिब ने कहा, मेरी भी कोई जिंदगी है। शमीम ने हंसना बंद कर दिया। उसकी नज़र सेठ के चेहरे से गुजरती हुई नज़ीर पर जाकर ठहरी। वो सेठ के अंदाज ताड़ गई थी। इस छेड़छाड़ का मतलब उसकी समझ में आ गया था। सेठ चंद लम्हों तक उसे तकते रहे, फिर कहने लगे, बोलती क्यों नहीं शमीम? क्या तुझे पहली सेठानी का ज़माना याद है? पहली सेठानी के ज़माने में शमीम जवान थी। उसे सेठ की उस वक्त की खुशफेलियाँ याद आ गईं। उसका चेहरा तमतमा उठा। सेठ ने यह बात महसूस कर ली। उन्होंने फौरन बर्फ़ी का एक टुकड़ा शमीम की तरफ बढ़ाया। ले शमीम, ये नज़ीर को दे दे। शमीम ने बर्फ़ी का टुकड़ा इस तरह लिया जैसे शिकारी की आहट या बू पाकर हरन चौका न हो जाते हैं। सेठ की बदली हुई नज़र से उसे एहसास हुआ कि जिस जगह मुलाजमत में इतना अरसा गुजरा है, अब वहाँ की ज़मीन पाँव के नीचे से निकली जा रही है। वो मुस्तकबिल के ख्याल से कांप उठी। शमीम जिन हालात से गुजर रही थी, उनसे गुजरने वाला इंसान बसा औकात गैर फ़ानी इखलाक़ी जुर्रत का मालिक बन जाता है। गोया इतनी सी तालीम उसमें क़ुव्वत इरादी पैदा कर देती है। जब वो जवान थी, सेठ उस्मान उसकी ग़ुरबत के लिए कोशा थे। कभी नादानिस्तगी में रुखसार भी चूम लिया होगा या कभी ठेस के बहाने उसके बदन से दानिस्ता मस भी किया होगा। शमीम ये तमाम हरकतें खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन शायद इसी सबक से उसमें अपनी हिफाजत का और आने वाले वाक़यात की नज़ाकत का एहसास पैदा हो गया था। वो मर्दों के साथ काम करने वाली मजदूर पेशा औरतों की तरह हंसमुख और मिलन निसार बन गई थी। ऐसी औरतों को मर्दों के साथ आज़ादी से हंसने बोलने, खुद को महफूज रखने, हद से तजावुज़ न करने और हुस्न तदबीर से काम लेकर मर्दों को बनाने में महारत हासिल हो जाती है। शमीम को भी ये महारत हासिल हो गई थी।
लेकिन सेठ ने उसकी ये महारत रजामंदी पर महमूल की, और जब शमीम का ब्याह हुआ तो उस्मान सेठ बेहद खुश हुए। ये खुशी इसलिए नहीं थी कि शमीम को अब चैन की ज़िंदगी नसीब हो गई है या उसे अच्छा बर मिल गया है। मुबादा सियाकारी का कोई ख़राब नतीजा रौनमा हो तो फिक्र नहीं, शमीम अब शादीशुदा है, सेठ की नेकनामी पर हर्फ नहीं आएगा, दुनिया उंगली ना उठा सकेगी। समाज में रहकर वो बाइज्जत तरीके से शमीम के साथ खुफिया ताल्लुकात कायम कर सकेंगे। ये शादी उनकी सियाकारी की पर्दापोशी होगी, लेकिन उनकी ये खुशी बेसुध साबित हुई। शमीम ने कभी उन्हें हद से तजावुज़ न करने दिया। शमीम का मंगेतर एक गरीब आदमी था। उसने अपने बड़े भाई यानी शमीम के जेठ से 450 रुपये कर्ज लेकर शादी की थी। कर्ज इस शर्त पर मिला था कि जब तक ये रकम अदा ना हो जाए वो शमीम के साथ नहीं रहेगा, बल्कि जेठ के यहाँ रहेगा, यानी कर्ज की अदायगी तक रुखसती नहीं होगी। इस कड़ी शर्त के बाइस दोनों मियाँ बीवी शादी के बावजूद महज ख्याली लुत्फ हासिल कर रहे थे। शमीम और उसका शौहर आपस में मिलते तो शौहर कहता, मेरा जी हर वक्त तुझ में लगा रहता है, तू चांद की तरह खूबसूरत है। इसका तो मुझे गुमान भी ना था। अगर पहले मालूम होता तो 2 साल पेशतरी मेहनत मजदूरी करके पैसा पैसा जोड़ के इतनी रकम जमा कर लेता, लेकिन अब हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और कर्ज के बोझ से निकल जाएंगे। एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा, हम एक साथ उठेंगे, एक साथ बैठेंगे, मज़े उड़ाएंगे और सुख चैन की ज़िंदगी बसर करेंगे। शमीम उस्मान सेठ के घर ऐसी लगन से काम करती जैसे किसी अजीम मकसद के लिए जिद्दोजहद कर रही हो। वो गाते हुए काम करती और काम करते हुए गाती। हर लम्हा विसाल के खुशाइन लम्हे से नज़दीक तर होता जाता। वो उमंग और हौसले से काम करती, लेकिन सेठ के साय तक से बचती। वो पाई पाई का हिसाब रखती, मगर नजर इनायत का पैसा वापस कर देती। हर काम में वो मुस्तैदी जाहिर करती, मगर अपनी हिफाजत के लिए उसने गोया चारों तरफ पैरे बिठा दिए थे। सेठ उस्मान की सारी उम्मीदें खाक में मिल गईं। शादी से पहले सेठ के मजाक बर्दाश्त करने वाली शमीम आज भी वैसी ही हंसमुख और जिंदा दिल थी, मगर अब वो अपनी इस कदर हिफाजत करती थी कि उन्हें जुर्रत ही ना हो सकी। शमीम के शौहर ने रात दिन एक करके पैसे जमा किए। शमीम ने जेठ और जेठानी के दिल मोहने के साथ साथ जिस कदर हो सका काम काज किया। इस तरह दोनों ने 2 बरस में 450 रुपये अदा कर दिए। लेकिन इतनी मुशक्क़त के बाद शमीम का सुहाग मुश्किल से 3 साल कायम रहा। फिर उसका शौहर मर गया। शमीम तन्हा रह गई और 2 साला बच्चे की हिफाजत का बार भी उसके सर आ पड़ा। शमीम कामकाज के अलावा होशियारी से मुलाजमत कायम रखने की कोशिश करती थी। उसे सेठ से बचना था और उसी के यहाँ काम भी करना था। इस असना में सेठ की दूसरी बीवी 2 साल का एक बच्चा छोड़कर इंतकाल कर गई। शमीम ने भांप लिया था कि सेठ की वो हवेस फिर उभर आई है जो बीवियों की जिंदगी में तभी हुई थी। सेठ अब अपनी हफिज के इजहार में जुर्रतमंद भी होता जा रहा था। शमीम को मुलाजमत, लड़के की परवरिश और अपनी हिफाजत, ये तीनों काम अंजाम देने थे। सेठ के लड़के के लिए भी उसके दिल में ममता पैदा हो गई थी, लिहाजा उसने ये फैसला किया कि वो सेठ के यहाँ मुस्तकिल काम करती रहेगी। ये फैसला करके उसने इत्मीनान तो हासिल कर लिया, मगर वो जहाँ एक कदीम मुलाजमा की हैसियत से अपनी असमत सलामत रखने की उम्मीद रखती थी, वहाँ हविस की फरावानी देखकर उसका दिल कांप उठता था। ये असमत अभी उसने अपने दिल के इस्तेकाम से हासिल की थी जब वो और उसका शौहर शर्त की रूह से अलग अलग रहने पर मजबूर थे। उस वक्त उसका शौहर हफ्ते अशरे में एक बार अपने बड़े भाई के घर पहुंचता, मगर शमीम से मिलने में आज़ादी से काम न लेता। गर्दन नीची किए बैठा रहता और रुपए अदा करके चला जाता। दूसरा हफ्ता आता तो दूसरी किस्त अदा कर जाता और तीसरे हफ्ते तीसरी किस्त। शौहर के शरीफाना खुलूस और मोहब्बत परस्ती ने शमीम को मेहनत मजदूरी ही करके कर्ज जल्द अदा करने की तरफ आमादा किया था। दोनों सिद्क़े दिल से कमाने में मुनहमिक रहे। रकम अदा करने से पहले दोनों ने अपने जज्बात पर काबू पाने में तारीफ के लायक कामयाबी हासिल कर ली थी। मेहनत व मुशक्क़त में वक्ती जज्बात सर्द हो गए और ऐसा मालूम होने लगा जैसे एक सच्चा, एक नया चौबन रस नथर रहा हो। इस तरह वो इंतज़ार की घड़ियाँ लुत्फ़ व कैफ से गुजारते रहे। शमीम इस कसौटी पर खरी साबित हुई। उसकी ज़िंदगी खालिस सोने की मानंद हो गई। सेठ उस्मान का मस्खरापन उसे निहायत नागवार मालूम होने लगा। इसका सबब महज ये था कि उसके खानाए दिल में शौहर के सिवा किसी दूसरे की मोहब्बत की गुंजाइश ही ना थी। कभी कभी झल्ला के वो सोचती कि मुलाजमत बदल दे, मगर यह ख्याल बेकार था। मबादा दूसरी जगह भी सेठ उस्मान ही जैसा कोई सेठ मिल जाए। वो यहाँ से हटी तो नज़ीर की परवरिश का आसरा भी नहीं रहेगा।
यहाँ तो नज़ीर सेठ के लड़के के साथ खेलता और खाता पीता था। नेस सेठ का लड़का भी शमीम से हिल गया था। इन्हीं वजूहात से पुरानी जगह को छोड़ने के ख्याल से शमीम का दिल कांप उठता था। उसे क्या करना चाहिए? उसने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया। एक सुबह शमीम की नाक के साथ अचानक कुछ वारदात हो गई। रात को किसी रिश्तेदार ने अगली दुश्मनी के लिए शमीम की नाक काट डाली। नाक के साथ शमीम की खूबसूरती धरी की धरी रह गई और अब सेठ की गुफ्तगू में मिजाज की चाशनी ना रही। शमीम ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो सेठ के इल्तफात से तो बच गई है। वो अब अपने काम में मुस्तैदी रहती थी। गाना और काम करना उसके यही तो मशगले रह गए थे। अगरचे अब उसका गाना मुंह चढ़ाता रहता था, लेकिन देखने वालों को ऐसा मालूम होता था कि इस औरत पर कभी कोई मुसीबत नाजिल ही नहीं हुई, कोई वाक़या पेश ही नहीं आया। इस तरह शमीम ने बरसों गुजार दिए और जवानी भी रुखसत हो गई। नज़ीर की शादी हो गई। बहू घर में आई तो फसाद की बुनियाद पड़ी। नज़ीर की बीवी में कोई ऐब नहीं था, लेकिन वो बड़ी चिचड़ी थी। नकटी सास को देखकर खूब नाक भवें चढ़ाती। ये अमर उसे अपनी तौहीन मालूम होता था कि जिसने नाक कटवाई हो वो उस पर हुक्म चलाए। उसने 2-4 बार सास से दू बदू कह भी दिया कि बड़ी भी, मैं तो जैसी कुछ हूँ सो हूँ, लेकिन मैंने नाक नहीं कटवाई। शमीम को ये बात निहायत नागवार गुजरती, लेकिन क्या करती? नज़ीर से कहती तो मुमकिन था वो गुस्से में आकर बहू को मार बैठता, इसलिए शमीम खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेती। जब ज्यादा तंग आती तो गाती हुई काम पर चली जाती। मुसीबतें सैकड़ों थीं, मगर ला इलाज थीं। लिहाजा एक ही पुराना और तीर बहादफ इलाज था, यानी जब हद से ज्यादा दुख पहुंचता तो वो गाती हुई काम में मशगूल हो जाती। एक रोज नज़ीर अचानक घर आ गया। उसकी बीवी ने घर को पानीपत का मैदान बना रखा था। शमीम खामोश खड़ी थी। उसकी नजरें साकिन थीं और आंखों से सेले अश्क रवां था। शमीम ने घर छोड़ देने के लिए अपनी गठरी बांधकर तैयार रखी थी, मगर नज़ीर को देखकर ममता से दिल पिघल गया। जिसे बचपन से जान की तरह संभाल कर जवान किया है, उसे आज खुद रंज पहुंचा रही है। यह ख्याल आते ही शमीम बेबस हो गई। उसने नज़ीर से कहा, बेटा, मेरी दुआएं खैर तेरे साथ रहेगी। तू खुश व खुर्रम रहे और मुझे जाने दे। दफान भी हो कहीं, तुझे रोकती कौन निगोड़ी है? नज़ीर की बीवी बोल उठी। नज़ीर ने बीवी की पिटाई के लिए छुरी उठा ली, लेकिन शमीम ने बीच बचाव करा दिया। नज़ीर की बीवी रोते पीटते और चिल्लाने लगी, हाँ हाँ, मार डाल मैया के गुलाम, और तुझसे हो ही क्या सकता है। दूसरे रोज सुबह सवेरे नज़ीर कांपता हुआ उस्मान सेठ के पास पहुंचा। मेरी अम्मा जान आई हैं? यहाँ नहीं आई। तो कहाँ गई? रात को मेरी बीवी ने कुछ जबान दराजी की थी। सुबह देखा तो खटिया खाली थी और अम्मा जान गायब हैं। उस्मान सेठ ने हैरत से कहा, कोई निशान, कोई सुराग? और तो कुछ नहीं, सिर्फ ये पुर्जा कागज का रखती गई हैं। उस्मान सेठ ने पुर्जा हाथ में लेकर पढ़ा, प्यारे नज़ीर, बहू तुझे तान करेगी। तेरी माँ ने कोई ख़राब काम किया होगा, इसलिए किसी अजीज़ ने नाक काट ली। मगर ये बात नहीं है बेटा। अपनी जवानी और तेरे बचपन दोनों की एक साथ हिफाजत के लिए मैंने अपने हाथों ये काम किया था। सेठ ने कोशिश की कि कागज़ का मजमून नज़ीर को मालूम ना हो सके। उनके हाथ से कागज़ का पुर्जा ज़मीन पर गिर गया। वो थोड़ी देर सिर्फ सोचते रहे, कुछ बोल ना सके, लेकिन नज़ीर को टिकटिकी बांध कर देखते रहे। फिर बेसाख्ता उनकी ज़बान से निकला, नज़ीर बेटे, तेरी माँ कहाँ गई? शमीम कहाँ है? नज़ीर अश्कबार आंखों से बेज़बान कागज़ की तरफ देखने लगा।